हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपन ने देखा है प्रश्नावली 1.1 के जो है 3 प्रश्न कर लिए थे। और उसके आगे अपन देखे प्रश्न संख्या 4। उसमें दिया गया एचसीएफ ज्ञात एचसीएफ को दे दिया गया है, जैसे कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बराबर 9 दिया गया है। अपन को इसका एलसीएम ज्ञात करना है। हमें जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो बुक्स में दिया गया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक सूत्र है क्या, एल सी एम गुणा एच सी एफ, यानी कि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुणा एच सी एफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अर्थात इन दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम इनका निकलेगा उनको गुणा करेंगे तो, और जो ये संख्या इनको गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आपस में बराबर होता है। देखते हैं एलसीएम की जगह एलसीएम, यानी कि एलसीएम को निकालना है, कुछ दे नहीं रखा है तो यहाँ एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम। ठीक, उसके बाद में गुणा एचसीएफ दे रखता है 9, और बराबर में दो संख्याओं को गुणनफल, यानी इन्हीं दो संख्याओं को मल्टीपल करके लिख देंगे अपन ये इस प्रकार से। अपन को एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम इस 9 को इसके नीचे भेज देंगे। भाई अपन को पता है कि जैसे कि कोई संख्या गुणा में होती है और बराबर की दूसरी साइड में भेजते हैं तो वह भाग में चली जाती है। तो 306 गुणा 657 बटा 9, यहाँ 9 से इस एक से काट देंगे, जैसे कि 9 चौक 9 तिया 27 और 9 चौक 36 गुणा 657। इस प्रकार से अपना एलसीएम आ जाता है। अपना एलसीएम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम आया 22,338। तो मित्रों, इस सूत्र का प्रयोग करने से अपना एलसीएम 22,338 प्राप्त हुआ। और अपन लिखेंगे इस प्रकार एलसीएम ऑफ 306 और कौन 657 इक्वल टू 22,338 ज्ञात हुआ। मित्रों, अगले प्रश्न संख्या 5 में आपको दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। तो मित्रों, कहना ये चाहता है कि जांच कीजिए कि जो 6 की घात n यानी इसका जो मान आएगा उसमें पीछे पीछे 0 आता है या वो 0 पर समाप्त होती है। तो अपन जानते हैं कि वही संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसमें 10 का भाग जाता हो, यानी कि वह 10 से विभाजित हो, या फिर उसके जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड उनमें 2 या 5, 2 और 5 आता हो। यानी कि अपन देख सकते हैं कि 0 लाने के लिए अपन को 2 और 5 का एक जोड़ा आवश्यक रूप से चाहिए। तो लिख देंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 से विभाजित होगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि
जो उसके अभाज्य गुणनखंड यानी जो संख्या है जो 10 से विभाजित हो रही है, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में 2 गुणा 5 यानी कि 2 वर्ग 5 अवश्य आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है, यानी कि उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या होगा, यह जरूर आएंगे, वरना वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ देखते हैं आपको दिया गया है 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड कितना है मित्रों, 2 की घात n और 3 की घात n, यानी कि 2 गुणा 3, ये 2 तिया 6 होता है। ठीक है, 6 की घात n, इसमें हमको कोई 5 प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ 2 और 3 ही प्राप्त हुआ है। 6 की घात n का के जो अपने भाज्य गुणनखंड है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ, हमें 5 प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि इसमें होता ही नहीं, इसके गुणनखंड ये होते, ये 5 तो है ही नहीं इसमें, अगर 5 भी होता तो 5 गुना 10 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं होगी। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो अपन ने पढ़ी है उसकी अधिकता ये निश्चित करते हैं कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 तथा 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। देना भाई, एक का 2 लाइन लिख भी देते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह निश्चित करती है, क्या निश्चित करती है, यह निश्चित करती है, ये निश्चित करते हैं कि जो 6 की घात n के जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 की घात n गुणा 3 की घात n, इनके अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इनके अतिरिक्त कोई भी नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण भी हमें दिया गया था जो अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या जो होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक भाजक होते हैं। लिख देंगे एक बार, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि वो 2 से उसके गुणनखंड करते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब अपन को दी गई संख्या कोई सी भी ले लेते हैं, दोनों संख्याओं को सिद्ध कर लेंगे अपन। दी गई संख्या जैसे कि क्या दी गई, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये दे रखी है हमको। ठीक है, तो ये कितने पद हुए, 2 पद हुए। जहाँ भी प्लस माइनस का चिन्ह आता है वहीं से पद बन जाते हैं।
तो इनको दो पद कह सकते हैं अपन, एक पद ये हो जाएगा, एक ही, यानी कि यहाँ से इन दोनों को आपस में अलग अलग कर देंगे। तो अपन देखते हैं कि इस वाले पद में भी 13 आता है और इस वाले में भी 13 आता है, मतलब दोनों पदों में 13 है, तो 13 को अपन कॉमन ले लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेंगे। ये 13 को उभयनिष्ठ लिया, 13 को उभयनिष्ठ लेते हैं, इसमें क्या बचा, 7 गुणा 11 गुणा 13 की जगह क्या आएगा, 1। उभयनिष्ठ लेने का अर्थ क्या है, भाग देना है, कि दोनों पदों में 13 का भाग दे दिया, तो 13 में 13 का भाग 1 भाग प्लस इधर 13 में 13 का भाग 1। इस प्रकार से अब अपन इन अंदर वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं, तो 1177 77 एकम 77 प्लस 1, इस प्रकार से ये कितना होता है, 13 गुणा 77 और कितना होता है 78। अपन देखते हैं कि जो 78 है इसके गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन को कोई भी दो गुणनखंड लिख देते हैं। 13 गुणा जैसे कि 13 छंग 78 होता है। इस प्रकार इसके दो से अधिक भाजक लिख देंगे। इस प्रकार इसके दो से अधिक भाजक, अब भाजकों को भी लिख देंगे, जैसे कि 1 गुणा ऐसे लिख देते कोमा में, 1 6 13 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वह 2 से अधिक है, बहुत सारे गुणनखंड है इसके, ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या देखते हैं अपन, यही देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन दोनों पदों में ये दो पद बन गए इसके यहाँ से यहाँ, तो दोनों पदों में क्या दिखता है, 5 कॉमन दिखता है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 का भाग दे देते हैं इसमें, तो 1 आ जाता है, ठीक है। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में 5 का भाग 1। अब अपन ने इसमें 5 को तो कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, जैसे कि इन सभी का गुणा मैंने किया है अलग से, कितना 1008 आया प्लस 1। अब इनको भी जोड़ देंगे, 5 गुणा 1009, ठीक, 8 और 1 9 होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 1 5 1009, इस प्रकार से। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक लिख देंगे, 1 है और 5 है, 1009 है, 1009 है, इसलिए क्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, जो अपन ने कर दिया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। सोनिया कितने में, 18 मिनट में एक चक्कर, कितने मिनट में, 18 मिनट में एक चक्कर,
रवि 12 मिनट में, कितने मिनट में, 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। समयों का एलसीएम ही क्या होगा, उनका प्रारंभिक बिंदु होगा। लिख देते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, एक समय बाद वह दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। एक समय बाद वह दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, और वह जो समय होगा वह कौन सा होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। यानी कि वह समय 12 और 18, यानी कि इन्होंने जो दोनों ने टाइम लगाया उसका एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। अतः अपने इनके गुणनखंड कर लेंगे, जैसे कि 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 2। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। 12 व 18 का एलसीएम, 12 व 18 का एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 2 2 4 4 3 12 12 दिया 36 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। अर्थात अपन सिद्ध कर देंगे 36 मिनट बाद वापस दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। यानी कि ये दोनों कब 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। इस प्रकार अपन ने 1.1 के समस्त उदाहरण सवाल सभी कंप्लीट कर लिए।